जय हिंद। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किसके लिए बाध्य किया? वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे की वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्च उन्हें ही वहन करना होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो बाध्य किया था, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें ही वहन करना होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। सहायक संगठन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के शासकों को मजबूर किया था कि उन्हें स्वतंत्र सशस्त्र बलों की जरूरत नहीं है और उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षण मिलेगा और इसके रखरखाव के लिए उन्हें ही भुगतान करना होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिकृष्ट था। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अहोम के विषय में वह कौन सा तथ्य सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, यह बात जो है गलत है। पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा है सही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन जो है सही नहीं है। अहोम समाज बहुत ही परिकृष्ट था, यह बात सही है। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी, यह बात भी सही है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यह भी ऑप्शन सही होगा। अहोम राज्य बधुआ मजदूर पर निर्भर था। अहोम जो है राज्य यह बधुआ मजदूर पर निर्भर था। बधुआ मजदूर पर यह निर्भर था, उन्हें राज्य के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। संचित्रित लेखन शब्द एक संत की जीवनी के लेखन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, स्टेपी, डाउन्स या पंपास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो वह है सवाना। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सवाना घास स्थल। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास स्थल का मैदान है। इसमें पृथ्वी की भूमि का लगभग 20% क्षेत्र शामिल है। कितना क्षेत्र शामिल है? 20% क्षेत्र जो है शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। स्टेपी की बात करते हैं तो स्टेपी जो है यह रूस का घास का स्थल है, रूस में पाया जाता है। पंपास की बात करते हैं, यह जो पाया जाता है दक्षिणी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में यह पाया जाता है पंपास। तो यह भी जो है ध्यान में रखिए, स्टेपी, पंपास। और सवाना जो है यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? खाद्य सुरक्षा के विषय में दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन जो कह रहा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ाना है, तो पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन कह रहा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। यह भी कथन जो है सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। कृषि का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है जिससे कि सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी या कोयला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है, तो यहाँ पर होना चाहिए नहीं माना जाता, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला, यह सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है तो वह है जलाऊ लकड़ी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। जलाने की लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी जो हैं वनस्पति उत्पादों के वर्षों से दबे रहने का परिणाम है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन माना जाता है। ये सभी तीनों जो हैं जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं और जीवाश्म ईंधन जो नहीं है वह है जलाऊ लकड़ी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुआ था उसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्र को अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकती है? तो वह है सुनामी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सुनामी। सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से विनाश का कारण बनती है और यह समुद्र में भूकंप या अन्य गड़बड़ी के कारण होने वाली उच्च सामुद्रिक लहर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकिल एवं लोहे से? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, या जो बनी है निकिल एवं लोहे से। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, लोहे, निकिल एवं लोहे से बनी है। पृथ्वी की सबसे जो भीतरी परत है यह मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी है और इसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? निफे कहा जाता है। इसे जो है निफे कहा जाता है। निकिल के लिए एनआई का प्रयोग किया जाता है, एनआई का, और लोहे के लिए एफ ई का। इन्हीं दोनों को मिलाकर ही निफे कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, निकिल एवं लोहे से पृथ्वी की आंतरिक परत जो है बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो वह है बाढ़कृत मैदान। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाढ़कृत मैदान। नदी के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है, जिससे नदियों द्वारा मिट्टी इन क्षेत्रों में जम जाता है और कृषि के लिए बेहद उत्पादक बनाती है। कृषि के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण यह मिट्टी होती है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0 या 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो वह 5.0 से अधिक। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5 के ऊपर का भूकंप का माप बहुत ही विनाशकारी होता है, या जो है बहुत ही विनाशकारी होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, 5.0 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? भित्ति कला का, तैल चित्र का, परिप्रेक्ष्य विधि का, या लघु चित्र का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ किसका चलन प्रारंभ हुआ था? लघु चित्र का। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, लघु चित्र कला का प्रारंभ जो है चलन में प्रारंभ हुआ था। लघु चित्र नजदीक की वस्तुएं एवं दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करता है, या जो है नजदीक की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं की बीच की दूरी को व्यक्त करता है, बीच की दूरी को या जो है व्यक्त करता है लघु चित्र। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ के शिल्पकारों और व्यापारियों के संग, कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी रहते थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ के श्रेणी रहते थे। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प कला का केंद्र था जहां श्रेणी शिल्पकारों एवं व्यापारियों का संघ था। शिल्पकार जो है प्रशिक्षण देते थे। शिल्पकार जो है या जो है प्रशिक्षण देते थे, प्रशिक्षण देते थे और वहीं कच्चे माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरित करते थे। श्रेणी के व्यापारी उस उद्योग का संचालन करते थे। व्यापारी जो थे क्या करते थे? उद्योग का संचालन करते थे। उद्योग का संचालन करते थे, संचालन करते थे। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे, व्यापारियों के जो संघ थे या उद्योग का संचालन करते थे। यह भी तथ्य याद में रखिए। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वहीं कथन बी कह रहा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। ए और सी दोनों गलत हैं। ये सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग हुआ है। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर दो कथन दिए गए। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? कथन जो पहला कह रहा है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यह भी कथन जो है सही है। दोनों कथन सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। पांडुलिपियों को ताड़ पत्रों पर पेड़ों की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था। पांडुलिपियां जो है ताड़ के पत्तों और पेड़ों की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था, जबकि शिलालेख पत्थर और धातु के रूप में कठोर सतहों पर खुदे होते थे ताकि उन्हें एक लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, दिल्ली, अरबी या उर्दू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो उस समय जो भाषा थी फारसी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। फारसी भाषा जो है प्रचलन में थी। फारसी दिल्ली की सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। शिलालेख और उस अवधि के सिक्के इसके सबूत हैं कि उस समय दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण यानी प्रबोध प्राप्त किया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान, बुद्ध की प्रतिमाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण यानी प्रबोध प्राप्त किया, वही बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है।
जिन्हें ज्ञान की यानी सत्य की सिद्ध हो जाती थी, वे बोधिसत्व माने जाते थे। जातक कथाएं बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कुछ कथाओं को चित्रित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।